दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में समसामयिक घटना चक्र द्वारा प्रकाशित आधुनिक भारत का इतिहास का भाग 5, इसके 4 भाग पहले ही हो चुके हैं। दोस्तों इस श्रृंखला में आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर हम आधुनिक भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कर रहे हैं, जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो को बनाने का एक उद्देश्य यह भी है कि आप कम समय में सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को रिवाइज कर सकें, और यदि आप किसी काम में व्यस्त हैं तो ईयरफोन या हेडफोन के द्वारा आप इसे सुनकर भी दोहरा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में हम भारत छोड़ो आंदोलन और उससे आगे कवर करेंगे। तो पहला जो प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित, उसको देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समिति के अध्यक्ष उस दौरान दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, वर्धा में जब भारतीय कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की थी। अगला प्रश्न है, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था दोस्तों वर्धा में। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? तो भारत का प्रधान सेनापति उस समय जो भारत का वायसराय होता था वही था दोस्तों। तो प्रश्न थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति लॉर्ड वेवेल था। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव या उसका प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बम्बई के जिस मैदान में पारित किया गया था वो था ग्वालिया टैंक मैदान। महत्वपूर्ण है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन या क्विट इंडिया मूवमेंट का प्रस्ताव बम्बई के ग्वालिया टैंक मैदान में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने, पहला है कि राजसी रियासतों के राजाओं को अपने जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा था। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने के लिए कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं, यह कथन एक कथन है कि हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, किससे जुड़ा है? तो दोस्तों ये कथन कि हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने दिया था। करो या मरो, डू और डाई का नारा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। एक प्रश्न है, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता पद से त्यागपत्र कब दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता पद से त्यागपत्र दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? यानी प्रश्न ये है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किसके प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ था? तो क्रिप्स प्रस्ताव की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। अगला है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में सत्य क्या है? तो सत्य है यह आंदोलन स्वतः प्रवर्तित था। यह आंदोलन स्वतः प्रवर्तित था, और दूसरा कि इसने सामान्य श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया था। तो दोनों ही कथन सही हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन स्वतः प्रवर्तित आंदोलन था और इसने सामान्य श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। अब एक देखिए ऑप्शन है, हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एवं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब में से भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किसने नहीं किया था? तो दोस्तों ये सभी जो पार्टियां हैं, हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एवं यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब में से इन सभी तीनों ही पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। अगला प्रश्न है, ऑप्शन है इसमें भी दोस्तों, A.K. आज़ाद यानी अबुल कलाम आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा जवाहरलाल नेहरू में से 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था।
1942 के कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किसने किया था? तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव का आलेख किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये महात्मा गांधी ने बनाया था। और अगला प्रश्न है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जब कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद दोस्तों 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन किसका प्रतिफल था? तो भारत छोड़ो आंदोलन किसके प्रतिक्रिया स्वरूप उभरा या किसका परिणाम था? तो ये था दोस्तों क्रिप्स के प्रस्ताव से भारतीयों के नैराश्य का, भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का, AICC द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने का। तो तीनों ही जो कथन हैं या महत्वपूर्ण ऑप्शन जो हैं वो सब सही हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किसका प्रतिफल था? तो पहला है क्रिप्स के प्रस्तावों से भारतीयों के नैराश्य का, भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का, और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने का। इन सभी का प्रतिफल भारत छोड़ो आंदोलन था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किसने किया था? ऊषा मेहता ने। कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम कौन प्रसारित करता था? राम मनोहर लोहिया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल यानी विंस्टन चर्चिल भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, क्या नाम था? तो दोस्तों लुई फिशर वो अमेरिकी पत्रकार था जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ था। महात्मा गांधी का जीवनीकार लुई फिशर कौन था? तो वो एक अमेरिकी पत्रकार था। और अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे सबसे अधिक कहाँ पर व्यापक रहे? तो ये बिहार और संयुक्त प्रांत जिसे वर्तमान में उत्तर प्रदेश कहा जाता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सबसे अधिक व्यापक दंगे बिहार और संयुक्त प्रांत में रहे थे। अगला प्रश्न कथन कारण से है। कथन है दोस्तों, लॉर्ड लिनलिथगो ने 1942 के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था। कारण है कि कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक जन आंदोलन में उठ खड़े हुए थे। तो दोस्तों इसमें A और R दोनों सही हैं और R A की सही व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? तो उन्हें बांकीपुर जेल भेजा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को बंदी बनाया गया था, तो कहाँ? बम्बई में। और भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कहाँ पर कैद किया गया था? आगा खां पैलेस में। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को आगा खां पैलेस में कैद किया गया था। 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं को हजारीबाग में गिरफ्तार किया गया था वे थे शिव कुमार और रामानंद। बिहार स्पेशल से ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं को हजारीबाग में गिरफ्तार किया गया था वे शिव कुमार और रामानंद थे। महात्मा गांधी और उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए थे। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई थी। उसमें सबसे अधिकतम प्रभावित जिला कौन था? तो दोस्तों बिहार में सर्वाधिक प्रभावित जिला मुंगेर था। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान कब मिली थी? भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में। दोस्तों जयप्रकाश नारायण, जिन्हें सर्वोदय क्रांति का अग्रदूत और लोकनायक भी कहा जाता है, इनको राष्ट्रीय आंदोलन के या राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मिली थी। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को किसने संगठित किया था? जयप्रकाश नारायण ने। और 7 दिसंबर 1942 को योगेंद्र शुक्ल कहाँ पर लाए गए थे? पटना में।
श्री जगपत नारायण लाल की पत्नी का क्या नाम था? श्रीमती राम प्यारी। और एक कथन कारण से संबंधित है, भारत छोड़ो आंदोलन से लोगों को जागृत करने और साहस दिलाने में सफलता मिली थी। कारण था कि करो या मरो का नारा लोगों के मन में प्रवेश कर गया था। तो दोस्तों इसमें कथन और कारण दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा था। ये आपका कथन है। कारण है इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देर लगेगी। तो दोस्तों ये सत्य है। सत्य ये है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से अलग रहा था। और दूसरा असत्य है कि इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देर लगेगी। ये कथन असत्य है। एक और देखिए कथन कारण से संबंधित कथन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नज़दीक आ गए थे। कारण था कि जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 के कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा था। तो दोस्तों इसमें दोनों ही कथन और कारण सही हैं और जो कारण है वो कथन का सही स्पष्टीकरण भी करता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जिस आंदोलन में अरुणा आसफ अली भूमिगत क्रियाकलाप की मुख्य महिला संगठक थी वो कौन सा आंदोलन था? तो दोस्तों उषा मेहता, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और ये जो अरुणा आसफ अली हैं इन सभी का संबंध भूमिगत क्रियाकलाप या रेडियो स्टेशन के संचालन से भारत छोड़ो आंदोलन से रहा था। वह आंदोलन जिसके साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हैं वो भारत छोड़ो आंदोलन था। और भारत छोड़ो आंदोलन में समानांतर सरकारों की स्थापना कहाँ की गई थी? तो बलिया एवं सतारा में दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकारों की स्थापना की गई थी। कथन कारण है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पराकाष्ठा थी। कारण है कि भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज समय का तकाजा था। तो ए और आर कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न है, देखते हैं दोस्तों, थोड़ा बड़ा है। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया। ब्रिटिश भारत तथा भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना, केंद्रीय कर्मचारी परिषद, कार्यकारी परिषद का इस प्रकार पुनर्गठन कि गवर्नर जनरल तथा कमांडर इन चीफ के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य भारतीय नेता हों। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों के 1945 के अंत में नए चुनाव कराए जाएं तथा संविधान का निर्माण करने वाले निकाय को यथासंभव शीघ्र आयोजित किया जाए। संवैधानिक गतिरोध का हल, इनमें से एक प्रस्ताव इन पैम्पलेट में क्या था? तो दोस्तों अब सी राजगोपालाचारी द्वारा दी वे आउट नामक पैम्पलेट में जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव था इसमें था संवैधानिक गतिरोध का हल करना। अगला प्रश्न सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज से संबंधित है दोस्तों। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? कटक उड़ीसा में 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। एक प्रश्न देखते हैं, INA इंडियन नेशनल आर्मी किसके दिमाग की उपज थी और इसकी स्थापना किसने की थी? तो कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी INA और उन्होंने इसकी स्थापना की थी। INA किसका मानसिक पुत्र था दोस्तों? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। INA किसका मानसिक पुत्र था, यानी किसके विचार में INA की स्थापना, किसके मन में या किसके विचार में सबसे पहले आया था? ज्ञानी प्रीतम सिंह तथा मेजर आईवाची फुजीवारा। ज्ञानी प्रीतम सिंह और जापान के मेजर आईवाची फुजीवारा के मानसिक पुत्र INA था। भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना कब हुई? 1942 में। आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति या कमांडर कौन थे? मोहन सिंह। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा कब की थी? तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा 21 अक्टूबर 1943 को किया था।
1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई थी, कहाँ पर? तत्कालीन मलाया में। और सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग किसने दिया था? रास बिहारी बोस। दोस्तों, रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था। आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ पर स्थित था? रंगून जो कि बर्मा की राजधानी थी, वहाँ पर आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय स्थित था। और एक कथन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। किसका कथन है? आप सभी जानते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना किसने बनाई थी? द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने, जो कि INA यानी आज़ाद हिंद फौज का महिला रेजिमेंट था। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। और आज़ाद हिंद फौज दिवस कब मनाया गया था? तो दोस्तों 12 नवंबर 1945 को आज़ाद हिंद फौज दिवस मनाया गया। आज़ाद हिंद फौज के सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था राशिद अली द्वारा। आज़ाद हिंद फौज के सैनिक को 7 वर्ष कारावास का दंड राशिद अली द्वारा दिया गया था। और देखिए, गुरदयाल सिंह, प्रेम सहगल, मोहन सिंह, शाहनवाज में से आज़ाद हिंद फौज का वह अधिकारी जिसने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया था, तो मोहन सिंह। दोस्तों, मोहन सिंह ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया था। 1945 में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता किसने की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। 1945 में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे की पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता भूलाभाई देसाई ने की थी। वर्ष 1945 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी भूलाभाई देसाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा कैलाश नाथ काटजू में से किसने नहीं किया था? तो दोस्तों, जो आज़ाद हिंद फौज के लाल किले के दिल्ली मुकदमे की पैरवी थी, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे, जबकि भूलाभाई देसाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू और कैलाश नाथ काटजू प्रमुख थे। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी की समिति की बैठक में भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में कौन सक्षम हुए थे? तो दोस्तों, ये थे जवाहरलाल नेहरू। अब आइए देखते हैं कैबिनेट मिशन योजना 1946 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो P. लॉरेंस द्वारा कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में भारत में क्या आया था? तो 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन आया था। भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किसने किया था? तो कैबिनेट मिशन ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया था। अगला प्रश्न है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, A.B. अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स तथा लॉर्ड एमरी। इसमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? लॉर्ड एमरी इसका सदस्य नहीं था, जबकि लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, A.B. अलेक्जेंडर और सर स्टेफर्ड क्रिप्स कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। अगला प्रश्न है, इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपर्युक्त उद्धरण का संबंध किससे है? तो दोस्तों, इस कथन का संबंध कैबिनेट मिशन से है। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति तथा संविधान निर्माण का अधिकार में से क्या सही नहीं है? तो दोस्तों, कैबिनेट मिशन में पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं थी। अगला प्रश्न है, वह जिसने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पुनर्गठन का सुझाव दिया, जिसमें वार मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय नेताओं द्वारा धारण किए जाने थे, तो ये था कैबिनेट मिशन 1946। इसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के पुनर्गठन का सुझाव दिया था। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन के संदर्भ में सही क्या है? तो इसने एक संघीय सरकार के लिए
सिफारिश की थी। कैबिनेट मिशन एक संघीय सरकार की स्थापना की सिफारिश किया था। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद में से कांग्रेस का वह नेता जो कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था। तो दोस्तों ये थे महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है वह कांग्रेस अध्यक्ष जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की थी, वो थे अबुल कलाम आज़ाद। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक कांग्रेस अध्यक्ष बने रहे थे, 1940 से 1946 तक। अब आइए देखते हैं संविधान सभा 1946 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना के लिए संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? स्वतंत्र भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार कांग्रेस ने 1936 में प्रस्तुत किया था। संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया था, इसका गठन किसने किया था? कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। और कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में से प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि जनसंख्या के अनुपात में था। तो दोस्तों ये 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि की व्यवस्था कैबिनेट मिशन के अंतर्गत की गई थी। अगला प्रश्न है संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? यानी संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भारतीय उपनिवेशों के लिए प्रभुता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और एक देखिए कथन है दोस्तों, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, एम ए जिन्ना और सरदार पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। तो इसमें से आपको बताना है। और तीसरा कथन है कि भारत की संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ। और चौथा है भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत हुआ था। इनमें से केवल एक कथन पहला सही है। सच्चिदानंद सिन्हा किससे जुड़े थे? तो दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए थे। इसके अलावा देखते हैं ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद किसने संभाला था? जी.वी. मावलंकर ने। जी.वी. मावलंकर ने ब्रिटिश युग की केंद्रीय या सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष पद संभाला था। ये थे जी.वी. मावलंकर। अगला प्रश्न देखते हैं अंतरिम सरकार के गठन 1946 से संबंधित। पहला प्रश्न है पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? सितंबर 1946 में। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि विभाग। अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य कौन देखता था? आसफ अली। जब 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया तब लियाकत खां को कौन सा विभाग दिया गया था? दोस्तों लियाकत खां को फाइनेंस डिपार्टमेंट या वित्त विभाग दिया गया था। अगला प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू, बलदेव सिंह, अली जहीर तथा बी.आर. अम्बेडकर में से अंतरिम सरकार के सदस्य कौन नहीं थे? तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू, बलदेव सिंह और अली जहीर ये सभी अंतरिम सरकार में शामिल थे। अगला प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू, लियाकत अली खां, अबुल कलाम आज़ाद तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में से 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री कौन नहीं थे? तो ये थे अबुल कलाम आज़ाद, ये अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं थे। 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने अपनी सरकार कहाँ बनाई थी? बंगाल में। मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस हेतु कौन सी तिथि निश्चित की थी? सीधी कार्रवाई दिवस यानी मुस्लिम लीग का डायरेक्ट एक्शन डे दोस्तों 16 अगस्त 1946 का दिन निर्धारित किया गया था। अब आइए देखते हैं भारत विभाजन और स्वतंत्रता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब उस समय यूके में किस पार्टी की सरकार थी?
तो भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होने के समय दोस्तों ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी। और भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे भारत के स्वतंत्रता के समय। और ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की थी। ये कब? फरवरी 1947 में। फरवरी 1947 में ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की थी। लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए थे, यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ। लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत को विभाजित न होने के शर्त पर भारत आए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता का आधार क्या थी? तो ये माउंटबेटन योजना थी। माउंटबेटन योजना किसका आधार बनी थी? तो माउंटबेटन योजना देश के विभाजन की आधार बनी थी। अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया था? जुलाई 1947 में। भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी? तो 3 जून 1947 को भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा हुई थी, जबकि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जुलाई 1947 में पारित हुआ। कथन कारण से संबंधित प्रश्न है, कथन है दोस्तों, अंग्रेजों ने भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्रदान कर दी। कारण है, अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे। तो दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। कथन कारण से संबंधित अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुता बनी रही थी। कारण है, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन के प्रभुता सत्ता शासक ने की थी। तो ए दोस्तों गलत है, स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुसत्ता नहीं बनी रही थी। जबकि कारण जो दे रहे हैं, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन के प्रभुता संपन्न शासक ने की थी, ये सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राजकीय स्वीकृति कब प्रदान हुई थी? तो दोस्तों 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राजकीय स्वीकृति मिली थी। भारत के विभाजन के बाल्कन प्लान का उपज किसका था? तो दोस्तों भारत के विभाजन का जो बाल्कन प्लान था वो लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क की उपज थी। और 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से क्यों सहमत हुई थी? क्योंकि वे बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहते थे। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश विभाजन के लिए इसलिए सहमत हुई थी क्योंकि वे बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों से देश को बचाना चाहते थे। कथन कारण से संबंधित, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया, ये कथन है। कारण, वह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया था, ये सही कथन है। लेकिन कारण जो दे रहे हैं, वह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी, ये गलत है। द्विराष्ट्र सिद्धांत मुस्लिम लीग का एजेंडा था। अगला प्रश्न है, भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाया था कि वे जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। दोस्तों भारत विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को क्या सुझाया था? कि वे जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। रेड क्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी? तो दोस्तों रेड क्लिफ समिति भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए नियुक्त की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग यानी बॉर्डर कमेटी की अध्यक्षता किसने की थी? तो सीमा आयोग की अध्यक्षता दोस्तों रेड क्लिफ ने की थी और इसी के नाम पे भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा को रेड क्लिफ लाइन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता रेड क्लिफ ने किया था और भारत विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ। दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारत विभाजन का प्रस्ताव नहीं शामिल था, जबकि कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही भारत विभाजन को टालने का अंतिम अवसर भी समाप्त हो गया था। अगला प्रश्न है, 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी?
आचार्य JB कृपलानी ने। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में गोविंद बल्लभ पंत, सरदार वल्लभ भाई पटेल, JB कृपलानी तथा अबुल कलाम आज़ाद में से विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किसने किया था? अबुल कलाम आज़ाद ने। अगला प्रश्न है, 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का सांप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण किसने कहा था? डॉक्टर किचलू ने। 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का सांप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण डॉक्टर किचलू ने कहा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? JB कृपलानी ने। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में मतदान किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खां। खान अब्दुल गफ्फार खां ने भारत के विभाजन के विपक्ष में मतदान किया था। अगला प्रश्न है, 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में सत्ता ग्रहण किसने की थी? तो 14-15 अगस्त 1947 को जब भारत विभाजन हुआ तो उस समय अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा ने सत्ता ग्रहण की थी। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जनगण मन किसने गाया था? MS सुब्बुलक्ष्मी ने। MS सुब्बुलक्ष्मी ने 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा और जनगण मन गाया था। अगला प्रश्न है, पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसने की थी? गवर्नर जनरल ने। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे और स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल C राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? C राजगोपालाचारी। और भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल C राजगोपालाचारी थे। भारत का अंतिम वायसराय दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन था और स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री या कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। बिल्कुल प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन व्यक्तियों का सही क्रम क्या है? तो पहले स्थान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे राष्ट्रपति S राधाकृष्णन, तीसरे स्थान पर जाकिर हुसैन और चौथे पर VV गिरी थे। अगला प्रश्न है, लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने किया था। अगला प्रश्न है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे। 15 अगस्त 1947 को राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, JB कृपलानी तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता भी JB कृपलानी ने किया था। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोहों में कहीं भी सम्मिलित नहीं हुए थे। कौन थे? तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी अगस्त 1947 के स्वतंत्रता दिवस के जो समारोह थे उसमें शामिल नहीं हुए थे। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों किया गया था? क्योंकि कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज्य का शिशु था। भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था। किसका कथन है? R कोपलैंड। दोस्तों एक विचारक हैं ब्रिटिश R कोपलैंड, उनका कथन था कि जो भारत का राष्ट्रवाद है वो ब्रिटिश राज का शिशु था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था। किसने कहा था? KM पडिक्कर। KM पडिक्कर, कन्हैयालाल माणिकलाल पडिक्कर ने KM पडिक्कर, इन्होंने ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था ये कहा था। अगला प्रश्न अब देखते हैं, भारत का संवैधानिक विकास। दोस्तों भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं।
पहला प्रश्न है दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया गया था। प्रथम बार गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद के लिए किसमें प्रावधान किया गया था? तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में प्रावधान किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1774 में। भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजाह इम्पे। दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजाह इम्पे थे। भारत के गवर्नर जनरल को एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार किसके द्वारा दिया गया था? 1786 के एक्ट द्वारा। और अधिनियम जिसके तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था, वो था 1786 का एक्ट। इसके अलावा 1793 में एक अधिनियम या विनिमय द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया था और केवल एक संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया था। ऐसे विनियमन का कारण क्या था? तो दोस्तों, ऐसा कारण इसलिए था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जिला कलेक्टर में संकेंद्रित इतनी विस्तृत शक्ति से सतर्क हो गया और महसूस करता था कि एक व्यक्ति में इतनी परम शक्ति का होना अवांछनीय है। अगला प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार किसके द्वारा समाप्त किया गया था? तो दोस्तों, 1813 ईस्वी के एक्ट द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया था। चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का एक प्रमुख कारण क्या था? क्योंकि इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया था। दोस्तों, चार्टर एक्ट 1833 ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का समापन, काउंसिल में परम सत्ताधिकारी के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलना, काउंसिल में तथा गवर्नर जनरल को विधिकर्ता की सभी शक्तियां प्रदान करना तथा गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति प्रावधानों में से कौन सा एक नहीं था? तो दोस्तों, 1833 के अधिनियम में गवर्नर जनरल की काउंसिल विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति करना नहीं था और से सभी प्रावधान थे। अगला प्रश्न है, लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कराने की संस्तुति किसके द्वारा की गई थी? तो सिविल सर्विसेज की परीक्षा भारत और इंग्लैंड में एक साथ कराने की संस्तुति मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में की गई थी। और नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार कब किया गया था? 1853 में। पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन कब किया गया था? तो दोस्तों, 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत में पहली बार एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत एवं इंग्लैंड में एक ही समय साथ साथ इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा आयोजित करने हेतु कब सहमत हुई थी? 1922 में। अब देखिए, एक सुमेलन से संबंधित है। नियंत्रण परिषद की स्थापना, पिट का भारतीय अधिनियम 1784, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, नियामक अधिनियम या रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, चार्टर एक्ट 1813 और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, ये चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा दिया गया था। अब आइए देखते हैं दोस्तों, सही सुमेलन से संबंधित भारत में उपनिवेशी एक्ट और सरकार के अधिनियम प्रावधान सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो चार्टर एक्ट 1813, इसके द्वारा भारत में कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कंपनी के निदेशकों को कंपनी के प्रबंध से संबंधित सभी पत्राचार और दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया। एक्ट ऑफ 1858, तो 1858 का जो अधिनियम था उसके द्वारा शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया था। और पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसके द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरह विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित किया गया था।
बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? महत्वपूर्ण है दोस्तों। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत की गई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय के व्यापारिक एकाधिकार को कब खो दिया था? 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को स्थानांतरित कब किया गया? 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। और सही कथन देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया था। ये सही कथन है। अगला प्रश्न है, भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा। और वह अधिनियम जिसमें सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उसके प्राधिकार को और बल प्रदान किया गया था, वो था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसके द्वारा विभाग या विभागीय पद्धति प्रारंभ की गई थी। वो अधिनियम था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अगला प्रश्न है, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति कब प्राप्त हुई थी? तो ये भारतीय शासन अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 द्वारा। अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष या अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली कब शुरुआत की? 1892 के एक्ट द्वारा। और भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब लागू किए गए थे? 1835, 1867, 1878 और 1908। तो भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए जो एक्ट लिए गए थे वो 1835 के अधिनियम, 1867, 1878 और 1908 से लिए गए हैं। दोस्तों, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी? 1861 में। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक कौन चला था? 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। ये भारत के संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक सक्रिय था। 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को क्या जाना जाता है? तो दोस्तों, 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट क्या था? तो दोस्तों, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। अगला प्रश्न है, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली यानी डायरकी अधिनियम के अंतर्गत क्या लागू की गई थी? 1919 में। भारत में द्वैध शासन प्रणाली 1919 में लागू की गई थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित थे? तो ये संवैधानिक सुधारों से संबंधित थे। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने स्पष्ट रूप से क्या परिभाषित किया था? केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता को। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 ने केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता और उनके अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया था। द्वैध शासन प्रणाली लागू करने वाला एक्ट कब आया था? तो 1919 में। यानी किस एक्ट के द्वारा भारत में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी? वो था 1919 का एक्ट। अगला प्रश्न है, यह अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम में केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 1921 में लागू हुआ तथा मॉन्टेग्यू राज्य के राज्य सचिव एवं लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो यह अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ये गलत है दोस्तों। ये मार्ले मिंटो सुधार के नाम से नहीं जाना जाता है, बल्कि ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रवर्तन के साथ शासन का ढांचा और उसकी विशेषताएं एकात्मक और केंद्रीय ही रही थीं। कारण है, सत्ता का एक बड़ा भाग प्रांतों को प्रायोजित किया गया था। तो ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। एक कथन देखिए दोस्तों, कथन कारण से संबंधित कथन है, द्विशासन का अर्थ प्रशासन के विषयों को दो वर्गों में विभाजित करना था। कारण है, प्रांतों में उत्तरदायी शासन के बोध का प्रवर्तन कराने का प्रयत्न किया गया था। तो ये कथन कारण दोनों सही है और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण भी देता है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था?
तो दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। अगला प्रश्न देखते हैं, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषताएं क्या थीं? तो ये था गवर्नरी प्रांतों में द्वैध शासन की पद्धति, गवर्नरों को विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाना, ये 1935 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषताएं थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने क्या समाप्त किया? प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था को भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा समाप्त कर दिया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या क्या उपबंध थे? तो देखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था, एक संघीय न्यायालय या फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था, और तीसरा केंद्र में एक अखिल भारतीय संघ का भी उपबंध 1935 के भारत शासन अधिनियम में था। अगला प्रश्न है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट किस लिए महत्वपूर्ण है? इसलिए कि ये भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और इसके लगभग 200 अनुच्छेद हूबहू भारत के संविधान में उठा लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की केंद्र में साथ ही साथ राज्यों में द्वैध शासन, द्विसदनी विधानमंडल, प्रांतीय स्वायत्तता तथा एक अखिल भारतीय संघ में से वैशिष्ट गुण क्या नहीं था? तो केंद्र में साथ ही साथ राज्यों में द्वैध शासन, ये भारतीय शासन अधिनियम 1935 का एक विशिष्ट गुण नहीं है। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा थी राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं को इस्तेमाल करना। चूँकि अंग्रेजों की नीति ही थी फूट डालो और राज्य करो, तो उसीलिए 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की जो मंशा थी वो थी राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं को इस्तेमाल करना था। अगला प्रश्न है, 1935 के अधिनियम के बारे में किसने कहा था? एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं, ये जवाहरलाल नेहरू का कथन है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारतीय शासन अधिनियम 1935 को स्वीकार किया था? तो ये था लखनऊ अधिवेशन 1936। भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश पर पत्र या इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को वर्ष 1950 में भारतीय संविधान में समाविष्ट किया गया था राज्य की नीति निदेशक तत्व के रूप में। अगला प्रश्न, यह कहा मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। तो ये कथन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। दोस्तों सही सुमेलन से संबंधित है, सूची 1 का 2 से। तो द रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ हुआ। भारतीय सरकार अधिनियम 1919, द्वैध शासन का प्रारंभ हुआ। और भारत सरकार अधिनियम 1935, ये प्रदेशों की स्वायत्तता के लिए इसमें प्रावधान किए गए। अगला प्रश्न आधुनिक इतिहास से विविध प्रश्नों से संबंधित है। तो आइए देखते हैं। सही कथन क्या है दोस्तों? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, सही है। और दूसरा, भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 में लागू हुई थी, ये भी सही कथन है। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी में देश जिसका भारत की ओर से विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था, तो ये था रूस। रूस को भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था। अगला देखिए दोस्तों, सुमेलित करना है सूची 1 का सूची 2 से। 1775 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, 1780 द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, 1824 प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध और 1838 में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। अब आइए देखते हैं, सुमेलित करना है। पुनः जजिया लगाना, ये फर्रुखसियर। पुनः जजिया लगाना मुगल सम्राट फर्रुखसियर। मूसलीपट्टनम का अधिकार फोर्ड के द्वारा किया गया था। सती प्रथा निषेध अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिक। और दास्ता का अंत लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में हुआ था।
अगला प्रश्न है, भारत के संदर्भ शासन में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण प्रायः संबंधित माना जाता है थॉमस मुनरो से। भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े अकाल को प्रकोप का समुद्र यानी सी ऑफ कैलेमिटी किसने कहा गया था? तो दोस्तों, उड़ीसा अकाल 1866-67 को 19वीं सदी में ये बहुत भयंकर अकाल था और इसे प्रकोप का समुद्र कहा गया था। भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो स्ट्रेची आयोग ने भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है सुमेलन से संबंधित। 1767 से 69 ईस्वी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। 1790 से 92 तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। 1824 से 26 प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था और 1845-46 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है सही कालक्रम मिलाना है दोस्तों। तो सबसे पहले ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेज, उसके बाद बर्नाकुलर प्रेस एक्ट, उसके बाद बंगाल टेनेंसी एक्ट, फिर नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस एंड अवध एक्ट। तो ये सही क्रम है। अगला प्रश्न सुमेलन से संबंधित है दोस्तों। देखिए, बाल विवाह महादेव गोविंद रानडे, ठगी प्रथा का अंत कर्नल स्लीमैन, विधवा पुनर्विवाह ईश्वरचंद विद्यासागर से संबंधित है और पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स। सही कथन देखते हैं दोस्तों। सही कथन है कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में संघर्ष का नेतृत्व किया, जबकि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में खान बहादुर खान ने रुहेलखंड में नेतृत्व किया। तो ये सही है। मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को दोस्तों मुक्ति दिवस मनाया था। सही है। तात्या टोपे ने नाना साहब की सहायता के लिए कानपुर में फौजों का नेतृत्व संभाला था। ये भी सही है। एवं जीनत महल ने फैजाबाद में इसकी कमान संभाली थी। ये सही कथन है। अब देखते हैं दोस्तों, एक विज्ञापन है। ये विज्ञापन ये पूछ रहा है कि टाइम्स ऑफ इंडिया में कब छपा था? द मार्वल ऑफ द सेंचुरी, द वंडर ऑफ द वर्ल्ड, लिविंग फोटोग्राफिक पिक्चर इन लाइव सीजरग्राफी इंस्ट्रक्शन सिनेमेटोग्राफी, ए फ्यू एग्जीबिशंस विल बी गिवन एट वाटसन्स होटल टुनाइट। तो ये विज्ञापन टाइम्स ऑफ इंडिया में कब छपा था? 7 जुलाई 1896 को। द मार्वल ऑफ सेंचुरी। ब्रिटिश सरकार भारत विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, यह कथन किसने कहा था? ब्रिटिश सरकार भारत विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, ये लॉर्ड एटली का कथन है, जो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है, किसने कहा था? ये अरविंद घोष ने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है। अगला है द न्यू लैम्प फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला 1893 से 94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना किसने की थी? तो अरविंद घोष ने न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला चलाई थी। अगला प्रश्न है दो नेताओं ने भारत का दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया था। ये थे महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक। पहले अध्यक्ष ने औपचारिक विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पहले अध्यक्ष किसने औपचारिक विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी? तो ये थे जीवी मावलंकर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? 6 दिसंबर 1956 को। 2016 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी पुण्यतिथि थी? तो ये था 61वीं पुण्यतिथि। और प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से किन्हें जाना जाता था? रविन्द्रनाथ टैगोर को। और देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु कब हुई थी? 1941 ईस्वी में। और रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी किसने कहा था? महत्वपूर्ण है दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी की संज्ञा महात्मा गांधी ने दी थी और इन्होंने ही उन्हें गुरुदेव कहा था। रविन्द्रनाथ टैगोर के विषय में सत्य क्या है? उन्होंने प्राचीन भारत और उसकी संस्कृति का गौरवगान किया था। सही है। उन्होंने शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह को राष्ट्र निर्माता के रूप में देखा था। सही है। और उनके अनेक गीतों में मराठों के बहादुरी का खंडन है। तो ये सभी रविन्द्रनाथ टैगोर के विषय में सत्य कथन है। अगला प्रश्न, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने।
और एक कथन है आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कस कर पकड़ना चाहिए, किसने कहा था? तो ये महात्मा गांधी का कथन है कि आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है और इसे कसकर पकड़ना चाहिए। अगला प्रश्न है भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी, यह किसने लिखा था? भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी, सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं, जवाहरलाल नेहरू का कथन है। बम्बई में पहली बार भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना 1854 में हुई थी। और ये देखिए एक कथन, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है, ये दादा भाई नौरोजी का कथन है। भारत में बॉय स्काउट यानी बालचर और सिविल गाइड आंदोलन का जन्मदाता कौन था? वेडेन पावल। दोस्तों वेडेन पावल भारत में बॉय स्काउट और सिविल गाइड आंदोलन का जन्मदाता माने जाते हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित सही कथन देखते हैं। रौलट एक्ट से सार्वजनिक रोष की एक लहर उमड़ पड़ी, जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ। दूसरा है सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक गठित किया था, सही है। तीसरा है भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे और इसलिए ये है कि चंद्रशेखर आज़ाद ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन की स्थापना भगत सिंह के सहयोग से नई दिल्ली में की थी। अगला प्रश्न है मैं एक गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, ये कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन जवाहरलाल नेहरू का है। भारत में समाजवाद का उच्चतम पुजारी किसे कहा गया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार या उनके जीवनी लेखक कौन हैं? फ्रैंक मोरेस। फ्रैंक मोरेस पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार हैं। अगला प्रश्न है राजनीतिक विरोध प्रदर्शन के बायकॉट, घेराव, बंद तथा हड़ताल 4 रूपों में उस व्यक्ति के नाम पर आधारित हैं जिसने सर्वप्रथम इसका उपयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया था, तो ये बायकॉट नाम था। सही कथन दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी, सही है। अल हिलाल को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने प्रकाशित किया था, सही कथन है। कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज या पूर्व में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, ये भी सही है। दोस्तों अगला प्रश्न है, देखते हैं चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन तथा दांडी मार्च घटनाओं में से कालक्रम के अनुसार तीसरे स्थान पर कौन सी आती है? तो दोस्तों कालक्रम के अनुसार तीसरे स्थान पर दांडी मार्च आता है। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? तो 1947 के बाद अरुणा आसफ अली नामक महिला ने सर्वाधिक योगदान किया था। अगला प्रश्न एक कथन है, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल के लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे असुरक्षित छोड़ देंगे। 1946 में यह किसने कहा था? तो ये सरदार पटेल का कथन था। 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग किसने उठाई थी? मौलाना हसरत मोहानी। 1921 याद रखिएगा, 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग मौलाना हसरत मोहानी ने उठाई थी। भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया था? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सबसे अधिक उत्तरदायी ठहराया था। अगला प्रश्न है 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? आगा खां। अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के सबसे करीबी वर्ष कौन है? तो दोस्तों ये हैं वर्ष 1925। फ्रंटियर गांधी किसका असली नाम था? तो दोस्तों फ्रंटियर गांधी का असली नाम अबुल गफ्फार खान था। इन्हें फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी भी कहा जाता है। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो ये था रेड शर्ट या लाल कुर्ती आंदोलन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का यह कहकर आक्रमण किया कि अंबेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त हुआ क्योंकि उनकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थीं। डॉक्टर एसबी मुंजे का कथन है। दोस्तों त्रिपुरा की देसी रियासत स्वतंत्रता आंदोलन में 20वीं सदी के प्रारंभ में शामिल हुई क्योंकि बंगाल के क्रांतिकारी त्रिपुरा में आश्रय लिए हुए थे।
राजेंद्र प्रसाद रहने वाले कहाँ के थे? तो दोस्तों ये बिहार के रहने वाले थे। रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु कब थी? उनकी आयु जब 70 वर्ष की थी तब वो एक महान चित्रकार के रूप में उभरे थे। जगत नारायण लाल को जेल कहाँ भेजा गया था? हजारीबाग जेल। कस्तूरबा एवं महादेव देसाई की समाधियां कहाँ स्थित हैं? तो दोस्तों ये कस्तूरबा और महादेव देसाई की समाधियां आगा खां पैलेस पूना में स्थित हैं। कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता कौन थे? तो कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता पी सीतारामैया या पट्टाभी सीतारामैया थे। भारत में उपनिवेश काल में व्हिटले आयोग का उद्देश्य क्या था? तो श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन कर सिफारिश प्रस्तुत करना भारत में व्हिटले आयोग का उद्देश्य था। दोस्तों कैथरीन मेयो, एल्डस हक्सले, लॉर्ड एंड्रयूज और विलियम डिग्बी के बीच क्या रिश्ता थी? तो कैथरीन मेयो, एल्डस हक्सले, चार्ल्स एंड्रयूज और विलियम डिग्बी के बीच ये रिश्ता था कि उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी थीं। अगला प्रश्न है बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष जिसमें लाखों लोग मारे गए कौन सा था? 1943 में बंगाल अकाल के दौरान बहुत से लोग मारे गए थे। अगला प्रश्न है विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो वो था नॉन एनाइलमेंट यानी गुटनिरपेक्ष सिद्धांत। अगला प्रश्न 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा, तो वो गोवा था जो कि स्वतंत्रता के बाद भी पुर्तगाल का भाग बना रहा था। अगला प्रश्न है भारत में 15 अगस्त 1947 के पश्चात औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा था पुर्तगीज के खिलाफ। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं वे समाजवाद से प्रभावित थे, ब्रिटिश उदारवाद से प्रभावित थे, वे महात्मा गांधी से प्रभावित थे तथा वे जर्मन राष्ट्रवाद से प्रभावित थे। इनमें से जवाहरलाल नेहरू के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जर्मन राष्ट्रवाद से प्रभावित नहीं थे, ये सत्य कथन है, जबकि वे समाजवाद, ब्रिटिश उदारवाद और महात्मा गांधी से प्रभावित थे। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता पूर्व बिहार में भूमिहार, राजपूत, कायस्थ तथा कुर्मी में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी, तो ये थी कुर्मी। कुर्मी वर्चस्वशाली जाति नहीं थी, जबकि भूमिहार, राजपूत और कायस्थ बिहार में वर्चस्व वाली जातियां थीं। सही कथन देखते हैं दोस्तों। भारतीय नौसेना का विद्रोह 1946 में हुआ था, जब मुंबई और कराची से रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय नौसैनिक सरकार के विरुद्ध उठ खड़े हुए थे। सही कथन देखते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कलकत्ता में बेथुन स्कूल स्थापित किया था और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। ये दोनों सही कथन हैं। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिसमें प्रथम भारतीय ने चुनाव लड़ा था वो कौन था? तो WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय थे। ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वो थे दादा भाई नौरोजी। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था 1892 के अधिनियम से शुरू हुई थी और देवबंद के उस विद्वान का नाम जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो थे अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न है डॉक्टर अंबेडकर के संबंध में सही क्या है? तो उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की थी, सही है। 1920 में उन्होंने अपनी पत्रिका मूक नायक शुरू की थी। इसके अलावा 1922 में उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। घटनाओं का सही क्रम देखते हैं दोस्तों। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस समिति द्वारा सर्वसम्मति रिपोर्ट की प्रस्तुति। दूसरा है तुर्की को अर्पित शांति शर्तों की घोषणा, बाल गंगाधर तिलक का निधन तथा कलकत्ता का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन। ये घटनाओं का सही क्रम है। तो जलियांवाला बाग का हत्याकांड पर कांग्रेस समिति द्वारा सर्वसम्मति रिपोर्ट प्रस्तुति ये 1919 में हुआ था और ये देखिए राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन तिलक की मृत्यु के बाद 1920 में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? 1948 में। और केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन कब किया गया था? 1957 में। सत्य, अहिंसा, अस्पृश्यता तथा भारी औद्योगिकरण में से किसके पक्षधर नेहरू थे लेकिन गांधी जी नहीं? तो दोस्तों गांधी जी भारी औद्योगिकरण के पक्षधर नहीं थे, जबकि नेहरू भारी औद्योगिकरण के पक्ष में थे।
अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कब कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा? तो ये महत्वपूर्ण अधिवेशन कराची अधिवेशन 1931 था। अगला देखते हैं दोस्तों, सही सुमेलित गांधी जी के संबंध में। गांधी जी को यरवदा जेल ले गया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। गांधी जी ने आमरण अनशन किया था सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध, और कराची जाते समय काले झंडे दिखाए गए थे दिल्ली समझौते के अनुमोदन के समय, और उन्होंने कहा था कि यह पराजय मेरी उनसे अधिक है, ये 1939 के कांग्रेस संकट के समय। अगला प्रश्न सही कालक्रम है, असहयोग आंदोलन, उसके बाद साइमन कमीशन, फिर नेहरू रिपोर्ट और भारत छोड़ो आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920, साइमन कमीशन 27, नेहरू रिपोर्ट 1928 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। सही कालक्रम देखते हैं दोस्तों, साइमन कमीशन, उसके बाद दांडी यात्रा, फिर गांधी इरविन समझौता और उसके बाद पूना समझौता। घटनाओं का सही क्रम, जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस को विध्वंस करना, दूसरा कैबिनेट मिशन का पहुंचना, तीसरा मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई आरंभ करना और चौथा अंतरिम सरकार का गठन। ये सही क्रम है। अगला प्रश्न सही सुमेलन से संबंधित है दोस्तों। आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस अल्लाह बख्श, खाकसार पार्टी अल्लामा मशरिकी, खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफ्फार खां और कृषक प्रजा पार्टी फजलुल हक। एक सही सुमेलन से संबंधित देखते हैं। बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी, कूका आंदोलन राम सिंह, लाल कुर्ती आंदोलन गफ्फार खां। इसके अलावा एक किसान सही सुमेलन से संबंधित एक और है, देखते हैं दोस्तों। ये देखिए, अवध किसान सभा जवाहरलाल नेहरू, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन सर सैयद अहमद खान, ऑल इंडिया किसान सभा आचार्य नरेंद्र देव और रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी मानवेंद्र नाथ राय या MN राय। इसके अलावा देखते हैं एक सुमेलन से संबंधित लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का। यह है खिलाफत आंदोलन, अली बंधुओं ने शुरू किया था, मोहम्मद अली और शौकत अली। होम रूल आंदोलन बाल गंगाधर तिलक का नाम जुड़ा है। सविनय अवज्ञा आंदोलन खान बंधुओं ने शुरू किया था। और भारत छोड़ो आंदोलन BR अम्बेडकर से इसलिए जुड़ा है क्योंकि वो इसके पक्ष में नहीं थे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, ये था आधुनिक भारत का इतिहास भाग 5, जिसमें आपने देखा समसामयिक घटना चक्र द्वारा प्रकाशित आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंध में रिवीजन से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो। आगे वीडियो हम इस श्रृंखला को जारी रखेंगे और आगे इसके 2 वीडियो और होंगे। उन दोनों वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।